हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे हमारी बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, जिसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, जिसके अंदर ना दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज मैंने आपके सामने बना दी। एक पार्टी को डर होता है कि ना इसको ना कभी नुकसान हो सकता है, तो ये क्या करता है, ये डर के मारे सामने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन से एक एग्रीमेंट कर लेता है। एग्रीमेंट किस चीज का होता है, ये वाला बंदा कहता है कि मैं आपको ना एक प्रीमियम नाम की अमाउंट दूंगा, और प्रीमियम के बदले क्या हो, अगर कभी भी मेरे को नुकसान होना तो आप मेरे को उसका हर्जाना यानी कॉम्पेंसेशन पे करना। तो यानी एक इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, जिसमें एक पार्टी को डर होता है कि उसको नुकसान हो जाएगा, तो वो सामने वाली पार्टी के पास जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट कर लेता है, जिसमें लिखा होता है कि ये वाली पार्टी, जिस पार्टी को नुकसान होने वाला है, ये सामने वाली पार्टी को प्रीमियम देगा, और अगर बाई चांस कभी नुकसान हो जाता है तो सामने वाली पार्टी इसको कंपनसेशन देगी यानी हर्जाना भरेगी। तो इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, इस एग्रीमेंट को इंश्योरेंस बोला जाता है। और जो भी इस इंश्योरेंस की बातें और शर्तें होती हैं, ये एक पेपर पे लिख दी जाती है, और उस पेपर को क्या बोलते हैं, उस पेपर को बोलते हैं पॉलिसी। तो बच्चों इसको रीड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस में ये बोल रहा है, इंश्योरेंस इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर वन पार्टी एग्रीज टू कंपनसेट अनदर पार्टी, जिसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी को हर्जाना देने के लिए रेडी हो जाती है फॉर लॉसेस, डैमेजेस और इंजरीज कॉज्ड बाय अनसर्टेन इवेंट, यानी किसी अनहोनी होने से अगर कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन देने के लिए रेडी हो जाता है। इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन नोन एज प्रीमियम, तो सामने वाली पार्टी, जो पार्टी हर्जाना भरेगी, उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा प्रीमियम, यानी उसको एक कंसिडरेशन मिलेगा जिसको प्रीमियम बोला जाता है। द एग्रीमेंट इज डॉक्यूमेंटेड इन अ पॉलिसी, यानी डॉक्यूमेंट की जितनी भी शर्तें होती है एक कागज पे लिख दी जाती हैं, जिसको बोला जाता है पॉलिसी। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है की टर्म्स इन इंश्योरेंस। तो यानी इंश्योरेंस में कौन सी टर्म्स यूज होती है। सबसे पहली टर्म के लिए है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं बच्चों इस टर्म्स के लिए। यहां पे एक बंदा है जिसको डर है कि उसको लॉस हो सकता है। यहां पे एक कंपनी है, या फिर यूं मान लो LIC बैठी है, ठीक है। तो इस बंदे के पास क्या है, कोई सी प्रॉपर्टी है जिसको ये इंश्योरेंस करवाना चाहता है। तो ये जो आदमी है, इस आदमी को क्या बोला जाता है, इस आदमी को बोला जाता है इंश्योर्ड, कि भाई इसको इंश्योरेंस मिल चुका है, तो ये बंदा इंश्योर्ड हो चुका है। और सामने वाली पार्टी को क्या बोला जाता है, सामने वाली पार्टी को बोलते हैं इंश्योरर। और इस पार्टी को क्या करना पड़ता है, बदले में एक चीज पे करनी पड़ती है जिसको बोला जाता है प्रीमियम। तो यानी इस डायग्राम से हम क्या समझे कि एक पार्टी जिसको डर है कि उसको कोई सा नुकसान हो जाएगा, और वो सामने वाली पार्टी के पास जाता है और प्रीमियम पे करता है बदले में। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये जो बंदा है जिसको अपना इंश्योरेंस लेना है, जिसको इंश्योरेंस खरीदना है, उसको बोला जाता है इंश्योर्ड। सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है इंश्योरर। जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस बेचता है उसे बोला जाता है इंश्योरर। और बदले में ये बंदा क्या पेमेंट करेगा, प्रीमियम की पेमेंट करेगा। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। इंश्योर्ड इज द पर्सन हुज रिस्क इज कवर्ड, जिस बंदे का रिस्क कवर किया जाता है उसको इंश्योर्ड बोला जाता है। और सामने वाली पार्टी होती है इंश्योरर। इंश्योरर का दूसरा नाम होता है एश्योरेंस अंडरराइटर। ये एक कंपनी होती है जो कि कवरेज प्रोवाइड करती है, हमारे केस में LIC है। आगे कह रहे हैं प्रीमियम। प्रीमियम इज द अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड टू द इंश्योरर। तो यानी प्रीमियम क्या है, इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास जो से अमाउंट जाती है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब बच्चों प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर ना कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट चलता है। तो वो कंसेप्ट्स क्या है, वो कंसेप्ट्स क्या होता है कि ना मान लो किसी बंदे के पास ना 100 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस बंदे को डर लग रहा है, धुक धुक चल रहा है इसके मन के अंदर कि यार कभी किसी दिन लॉस हो गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सामने वाली पार्टी के पास जाता है, मान लो एक कंपनी के पास गया, LIC के पास गया। इसने बोला कि LIC आप ऐसा करना, मैं ना आपको छोटी छोटी अमाउंट पे करता रहूंगा। मान लो मैं आपको 10 लाख रुपए पे करता रहूंगा हर साल, पर बदले में मेरे को ये गारंटी चाहिए कि कभी भी अगर मेरे को 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस होना तो आप मेरे को उसका कॉम्पेंसेशन दोगे, ठीक है। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई इंश्योरेंस की। आगे क्या होता है, LIC क्या करता है, LIC आगे ऐसे ही बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग लोगों को बेचता है। तो LIC को क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत सारे लोगों के साथ करता है। मान लो किसी के साथ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उन सबके साथ भी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है। तो होता क्या है बच्चों कि मान लो इस बंदे को प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो LIC क्या करते हैं, इस लॉस को एक तरीके से देखा जाए तो कहां से कवर करती है, सामने वाली पार्टी से कवर करती है। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो बंदा है, जो हमारा इनिशियल बंदा था 100 करोड़ की जिसके पास प्रॉपर्टी थी, उसका रिस्क आगे लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया।
तो यही तो एक इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है कि मान लो मेरे पास कोई सी गाड़ी है और मेरे को ये डर है कि मेरे को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे को पैसे कहां से मिलेंगे। तो एलआईसी क्या करता है, एलआईसी एक तरीके से प्रीमियम के थ्रू बाकी सारे लोगों की भी इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद के बैठा होता है, उनके साथ डील करके बैठा होता है, तो उनसे आने वाले प्रीमियम से मेरे को पेमेंट कर दी जाती है। तो हुआ क्या, मेरा जो मेजर लॉस था वो सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यही तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट है। तो ये यही बोल रहे हैं, द कोर आइडिया इज टू रिप्लेस पॉसिबल फ्यूचर लॉस विद अ स्मॉल नोन रेगुलर पेमेंट। तो यानी होने वाले एक बहुत ही बड़े लॉस को छोटी छोटी प्रीमियम की पेमेंट्स के थ्रू उसको कम करने की कोशिश की जाती है इंश्योरेंस के अंदर। The loss still exists, but its financial burden is shared among many policy holders। तो यानी लॉस हो सकता है, आदमी को लॉस होगा, पर जो उस लॉस की अमाउंट है ना उसको छोटी छोटी अमाउंट करके प्रीमियम के थ्रू काफी सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या आता है, एक सिंगल बंदे पे कभी भी ज्यादा बर्डन नहीं आता लॉस का। आगे कह रहे हैं, इंश्योरर्स प्रिडिक्ट पोटेंशियल लॉसेस बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड पूल प्रीमियम्स टू कवर दिस रिस्क। अब बात ये उठती है कि सर एलआईसी को पता कैसे चलेगा कि किस बंदे से कितना प्रीमियम लेना है, और कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई रिस्क ही हमने अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच दी हो। एलआईसी भी तो चाहेगा कि उसका रिस्क कम से कम हो। तो ऐसे केस में पता चलता है हमें पास्ट डेटा के बेसिस पे, पास डेटा के बेसिस पे मान लो अगर कोई बंदा है, उस बंदे ने क्या किया, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना चाहा, पर उसका पास्ट डेटा ये दिखा रहा है कि उसने आज तक जितने भी इंश्योरेंस करवाए हैं उन सारी गाड़ियों को उसने तहस नहस किया, उसमें एक्सीडेंट खूब हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एलआईसी भी उसको आसानी से पॉलिसी बेचना नहीं चाहेगा, और अगर बेचेगा तो प्रीमियम बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती कहां से, ये सारी इंफॉर्मेशन निकलती है बच्चों पास्ट डेटा से। और हमारे कॉमर्स के अंदर एक फील्ड भी है जिसको बोला जाता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस के अंदर क्या करते हैं, काफी सारे बच्चे इसका कोर्स करते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं और ऐसी जो कंपनीज हैं जो पास्ट डेटा के बेसिस पे काम करती हैं, उन कंपनीज के अंदर जाके अपनी जॉब करते हैं। तो ये हमारे लिए एक और स्कोप है, जिन बच्चों को नहीं पता, एक्चुरियल साइंसेज यही काम करता है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है, इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल दैट फैसिलिटेट्स इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ फीस। तो यानी एक तरीके से हम देखें तो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्या है, आपका रिस्क कम करता है, और कोई बात नहीं है इंश्योरेंस की, तो रिस्क कम करने का एक जरिया है इंश्योरेंस। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस क्या क्या काम करता है। सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी का मतलब यह है कि जो आपको डर है, जो आपको अंदर भय है कि यार पता नहीं कल को क्या हो जाएगा, तो उसके बदले में उसको थोड़ा सा हौसला और सर्टेनिटी मिलती है। क्योंकि आप ये चीज मान के चलो कि अगर इंश्योरेंस नहीं होगा ना, तो इतनी सारी जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन करने से लोग कतराएंगे, उनको डर लगेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई शिप है जो इंडिया से यूएसए जाना चाह रहा है, और शिप के अंदर करोड़ों का माल है। अगर ऐसी शिप्स का इंश्योरेंस होना बंद हो जाए ना बच्चों, तो इस कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही रुक जाए, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा डर लगेगा और वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज ये है, ये सर्टेनिटी देता है। तो यही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस क्या करता है, अनसर्टेनिटी, यानी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के डर को एक तरीके से सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि आदमी को पता होता है भाई लॉस हो भी गया ना तो कोई बात नहीं, सामने वाली पार्टी से यानी एलआईसी से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो मैं धंधा करूंगा बढ़िया से। आगे पॉइंट नंबर सेकंड फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस है बच्चों प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि हाँ, ये माना कि आप हर रिस्क को कम नहीं कर सकते, पर आप खुद को ना होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस से बचा सकते हो। फॉर एग्जांपल, फायर लग गई, चोरी हो गई, इलनेस हो गया, डेथ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, रिस्क है। और इन रिस्क से बचने का तरीका क्या है, आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो इनके। आगे कह रहे हैं बच्चों रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब यह है कि किसी एक इंसान को अगर लॉस होता है बहुत भयंकर, तो वो सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो बाकी पॉलिसी मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा द लॉस इज नॉट बोर्न बाय वन इंडिविजुअल। तो यानी अगर लॉस हो रहा है तो एक इंसान के ऊपर उसकी गाज नहीं गिरती, वो क्या होता है, कलेक्टिवली काफी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है प्रीमियम के थ्रू, और वो लॉस कवर हो जाता है। आगे बोल रहा है असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन। असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल ऐसे समझो कि यहां पे एक बंदा था, हमारे पास जो पता था 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, यहां पे एलआईसी था। ठीक है, एलआईसी ने ऐसी कॉन्ट्रैक्ट काफी सारे लोगों से कर रखे होंगे। अब होता क्या है बच्चों कि प्रीमियम आएगा एलआईसी के पास, ये बंदा भी प्रीमियम देगा, ये बंदा भी प्रीमियम देगा, ये बंदा भी प्रीमियम देगा, ऐसे कर करके सारे लोग अगर जब एलआईसी को प्रीमियम देते हैं तो होता क्या है, एलआईसी के पास खूब सारा फंड इकट्ठा हो जाता है, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो एलआईसी क्या करता है, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि जब एलआईसी इन्वेस्ट करेगा कहीं पर भी, तो इससे क्या होता है, कैपिटल फॉर्म होता है। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो हमारे पास कितने इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हमें स्टडी करने हैं, 7 प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल से, जो कि है अटमोस्ट गुड फेथ। ये बड़ा आसान सा प्रिंसिपल है। ये बोलता है कि मान लो एक बंदा है और सामने वो एलआईसी से कुछ इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है, तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि
इस बंदे को सारी की सारी चीजों के बारे में एलआईसी को बताना पड़ेगा, और एलआईसी को भी कोई चीज छुपानी नहीं है, एलआईसी को भी सारी चीजों के बारे में इस बंदे को बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये बंदा ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस अगर वो लेना चाह रहा है तो उसको अपनी सारी बीमारियों के बारे में, अपनी फैमिली की बीमारियों के बारे में एलआईसी को पहले बताना पड़ेगा। वहीं पे अगर दूसरी बात अपन एलआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलआईसी को अपनी पॉलिसी में होने वाले सारी चीजों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। तो इस प्रिंसिपल को बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो इसमें बोला गया है बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट ऑनेस्टली डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स, यानी दोनों ही पार्टीज को सारी इंपॉर्टेंट चीजों को खुलासा करना पड़ता है एग्रीमेंट से पहले। द इंश्योर्ड मस्ट वॉलंटरी डिक्लेयर ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स, जैसे कि उसकी हेल्थ क्या है, उसकी हैबिट्स कैसी है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, तो यानी इंश्योर्ड को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। नॉन डिस्क्लोजर में मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द इंश्योरर ऑप्शन। अगर आप चीजों को छुपाते हो, अगर आपने नहीं बताया हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कि आपको हार्ट की डिजीज है या फिर शुगर है, डायबिटीज है, कुछ भी चीज अगर आपने छुपाई, तो इंश्योरर यानी सामने वाली पार्टी यानी एलआईसी के पास ऑप्शन होता है कि वो आपको पैसे ना दे। तो अब अपन बच्चों आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि मान लो ये एक आदमी है और इसने क्या किया, एक प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस लेने की कोशिश करी। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये बोलता है कि इस आदमी का ना इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट यानी हक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पड़ोसी की प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस ले लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अमिताभ बच्चन की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले लिया कि भाई साहब तो निकलने वाले हैं कुछ टाइम के अंदर, तो मैंने अमिताभ बच्चन के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। क्योंकि आप सोच के देखो, मेरे को कोई भी दुख दर्द नहीं है कि अगर कल को अमिताभ बच्चन जी को कुछ होता है तो। इसी तरीके से अगर सामने वाले पड़ोसी की प्रॉपर्टी के साथ कुछ होता है तो मेरे को कोई दुख दर्द नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी बंदा इंश्योरेंस लेना चाहता है उसका कोई ना कोई हित होना चाहिए जिस भी चीज पे वो इंश्योरेंस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने खुद के मकान पे इंश्योरेंस ले सकता हूं, ठीक है, मैं खुद की लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस ले सकता हूं क्योंकि मेरे को उससे नुकसान होएगा अगर कुछ होएगा तो आगे यही बोल रहा है द इंश्योर्ड मस्ट हैव पिक्यूनरी यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी मेरे को किसी ना किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट होना चाहिए जिस पे भी मैं इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूं। दे मस्ट बेनिफिट फ्रॉम इट्स सेफ्टी एंड सफर ऑन इट्स लॉस, यानी अगर वो चीज सेफ रहे, मान लो प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टी सेफ है तो मेरे को कोई बेनिफिट होना चाहिए, और अगर प्रॉपर्टी को नुकसान हुए तो मेरे को नुकसान होना चाहिए। ये एक कंडीशन होनी जरूरी है, वरना लोग क्या करेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवा के बैठे होंगे। आगे बोल रहे हैं इन लाइफ इंश्योरेंस इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। चीज का मतलब क्या है कि मान लो एक बंदे ने एक ना अपनी फैमिली मेंबर पर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, और क्या हुआ, एलआईसी से इसने पॉलिसी ली। धीरे धीरे करके क्या हुआ, जिस दिन पॉलिसी ली उस दिन तो इन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तकरार आ गई। तो क्या हुआ, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात है तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इस बंदे और इस बंदे के बीच में जिस दिन इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी गई उस दिन रिलेशनशिप होना जरूरी है। हो सकता है बाद में वो रिलेशनशिप टूट जाए, तो यानी दिस इज वैलिड, चलेगा। बस लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको क्या याद रखना है, जिस दिन इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई उस दिन दोनों का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कि यहां पे मान लो अब हमें प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस लेना है, इस बंदे की प्रॉपर्टी है और ये आगे कंपनी से इंश्योरेंस ले रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो ना, तो जिस दिन आप क्लेम उठाना चाहोगे उस दिन आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना जरूरी है। यानी जिस टाइम आपने क्लेम करवाया उस दिन मैटर नहीं करता, जिस दिन आपने क्लेम लेना चाहा उस दिन मैटर करता है कि आप दोनों के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होना जरूरी है। तो यानी एलआईसी के अंदर कहां पे होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, पॉलिसी लेते टाइम, और वहीं पे अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस के अंदर तो जिस टाइम आप इंश्योरेंस को क्लेम करने जा रहे हो यानी लास्ट डे, उस दिन चेक करा जाता है। तो अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ये बोल रहा है कि द इंश्योर्ड इज रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल फाइनेंशियल पोजीशन बिफोर द लॉस एंड नो प्रॉफिट इज अलाउड। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा जिसने इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी है उसको लॉस होने से जस्ट पहले की स्थिति में लाया जाता है, लेकिन इसमें उसको प्रॉफिट होने के चांसेस सारे खत्म कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लो 20 तारीख थी 20 मार्च 2025, यहां पे एक बंदा था, इसके पास क्या था 50 लाख का स्टॉक रखा हुआ था गोदाम के अंदर, ठीक है। और जस्ट क्या होता है शाम को 5 बजे ना इसके अंदर आग लग जाती है और इसका पूरा का पूरा स्टॉक खत्म हो जाता है। तो इंश्योरेंस का इंडेमनिटी का कंसेप्ट ये बोलता है कि जस्ट 5 बजे से पहले इस बंदे की स्थिति क्या थी, इस बंदे की स्थिति ये थी कि इसके पास 50 लाख का स्टॉक था। तो इंडेमनिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि इंश्योरेंस की वजह से तेरे को 5 बजे से पहले की स्थिति में यानी 50 लाख का तेरे पास
पास जो स्टॉक था उस स्थिति के अंदर लाके खड़ा कर देंगे। तो इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये बोलता है। पर कल को ये बंदा ये चाहे शाना बन के कि भाई मैं ना किसी तरीके से 52 लाख क्लेम कर लूं, यानी 2 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट ले लूं, तो इंडेमनिटी कंसेप्ट बोलता है कि किसी भी हाल में तेरे को प्रॉफिट नहीं लेने देंगे, जस्ट तेरा लॉस कवर करेंगे, 50 लाख का लॉस कवर करके तेरे को चीज वापस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन इसको रीड करते हैं। ये बोल रहा है द इंश्योर्ड इज रिस्टोर्ड, ये हमने पढ़ लिया। एप्लीकेबल इन फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, ये इंडेमनिटी का लॉस फायर और मरीन इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई होता है, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अप्लाई नहीं होता। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी वैल्यूड प्रिसाइजली। इसका कहने का मतलब यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि मान लो यहां पे इसने प्रॉपर्टी पे नहीं करवा रखा था इंश्योरेंस, इसने किसी इंसान पे करवा रखा था और ये इंसान मान लो मर जाएगा, तो इस ऐसी केस में क्या हुआ, आप कितना भी पैसा दे दो पर आप उस इंसान की जगह नहीं ले सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 459 पर तेरे को वैसी स्थिति में ला दूंगा जैसा तेरे को इंसान की मौत से पहले लग रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी पैसा मिल जाए। तो ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, पर मरीन और फायर इंश्योरेंस पे अप्लाई होता है। अब हम आगे बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो ये एक बंदा है, ये क्या हुआ, ये एक गोदाम के अंदर एंट्री ले रहा था और गोदाम में एंट्री लेने से पहले इसने क्या किया, एक बीड़ी फूकी और उसको ना जमीन पे फेंक दिया और इस बीड़ी से क्या हुआ, पूरे गोदाम में आग लग गई और आग लगने के कारण क्या हुआ, ब्लास्ट भी हो गया और ब्लास्ट होने के कारण क्या हुआ, जो साथ वाला पड़ोसी था उसके मकान के अंदर भी फायर लग गई और उसका मकान टूट फूट गया। तो आप बात समझे कितनी सारी चेन ऑफ सीक्वेंस के अंदर चीजें हो रही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले इनिशिएशन ट्रिगर पॉइंट क्या था, आप बोलोगे सर ट्रिगर पॉइंट था ये बीड़ी। तो ये प्रॉक्सिमेट कॉज का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर चेन के अंदर काफी सारी चीजें हो रही हो तो आपको सबसे मेजर चीज को देखना है कि इनिशिएट कहां से हुई थी ये सारी चीज। तो यही बोल रहा है व्हेन मल्टीपल कॉजेज लीड टू अ लॉस, जब लॉस होता है काफी सारी चीजों के कारण, ओनली द नियरेस्ट एंड मोस्ट डोमिनेंट कॉजेज कंसिडर्ड फॉर कंपेंसेशन। तो सबसे नजदीकी कारण को देखा जाता है कि लॉस एक्चुअल में क्यों हुआ था। आगे ये बोल रहा है द इंश्योरर इज लायबल ओनली इफ द प्रॉक्सिमेट कॉजेज कवर्ड इन द पॉलिसी, यानी अगर ये बीड़ी की बात आपकी पॉलिसी के अंदर लिखी हुई तभी आपको पैसा मिलेगा, बाकी चीजों के कारण आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी जो सी चीज के कारण इनिशियली आपको लॉस होना शुरू हुआ है वो चीज आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी में लिखी होनी चाहिए, तभी पैसा मिलता है। अब हम आगे बच्चों पॉइंट नंबर 5 पे, सबरोगेशन। सबरोगेशन का मतलब यह है कि अगर मान लो एक बंदा है, उसने अपनी गाड़ी के ऊपर कोई सा इंश्योरेंस करवा रखा है, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, जिस दिन LIC इसको पेमेंट कर देगा ना इसकी गाड़ी की, तो ये गाड़ी पर जो असली हक है वो LIC के पास ट्रांसफर हो जाएगा। यानी वो जो कबाड़ गाड़ी है, वो कबाड़ गाड़ी इस आदमी के पास नहीं रहेगी, वो कबाड़ गाड़ी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, LIC के पास ट्रांसफर हो जाएगी। उसका रीजन भी आप समझ के देखो। मान लो कि हमने ये वाली गाड़ी इस बंदे के पास ही छोड़ दी, हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा हूं मैं, तो LIC ने तो देखो बच्चों इसकी गाड़ी का मान लो 10 लाख रुपए इसको दे दिया। अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा स्मार्ट बनेगा और इस गाड़ी को और आगे बेच देगा। मान लो 50,000 के अंदर इसने इस गाड़ी को बेच दिया, तो टोटल देखा जाए तो गाड़ी की वर्थ कितनी थी सर, 10 लाख उसकी वर्थ थी, पर इस बंदे को एक्चुअल में पैसा कितना मिल गया सर, 10 लाख तो इसको LIC से मिल गया और 50,000 रुपए इसने जो कबाड़ बेच के कमाया, पर एक्चुअल में इसको लॉस कितने का, वो तो सर 10 लाख का ही और गाड़ी 10 लाख की थी। तो आप एक चीज बताओ बच्चों, क्या इसको 50,000 का यहां पे प्रॉफिट नहीं हो गया क्या? हो गया सर। तो इसीलिए सबरोगेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि जिस चीज पे क्लेम दे दिया जाएगा, हमारे केस के अंदर जो कबाड़ गाड़ी थी उस पे क्लेम दे दिया, तो वो जो कबाड़ गाड़ी है उसके ऊपर LIC का हक हो जाएगा, ताकि ये जो बंदा है इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो सके। ठीक है, अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। आफ्टर द इंश्योरर पेज द क्लेम, हमारे केस में जैसे LIC ने क्लेम को पे कर दिया, दे टेक ओवर द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड। राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड यानी गाड़ी पे जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे LIC के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। आगे बोल रहा है इट प्रिवेंट्स द इंश्योर्ड फ्रॉम प्रॉफिटिंग ट्वाइस फ्रॉम द सेम लॉस। तो यानी इस बंदे को ताकि 2 बार प्रॉफिट ना हो जाए, पहली बार तो LIC से 10 लाख रुपए आ गए, दूसरी बार बेच के 50,000 रुपए आ गए, ऐसी कंडीशन पैदा ना हो जाए, तो इसके लिए क्या करा जाता है, जितने भी गाड़ी पे राइट्स हैं वो LIC के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बच्चों अब अपन आ गए हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, जो कि है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लो ये एक आदमी है चंदू नाम का, इसने क्या किया, इसके पास एक प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, ये 3 फर्म्स के पास गया, 3 कंपनीज के पास गया, ये पहली कंपनी A, दूसरी कंपनी B, तीसरी कंपनी C। इसने A कंपनी से 1 करोड़ का एक इंश्योरेंस ले लिया, B कंपनी से भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया और C कंपनी से भी 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। यानी कहने की बात क्या है, प्रॉपर्टी कितने की है, 1 करोड़ की, और इसने तीनों को मिला के कितने का इंश्योरेंस ले लिया, शाना बन के 3 करोड़ का इसने इंश्योरेंस ले लिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपने
ऐसा एक कंट्रीब्यूशन के थ्रू क्लेम ले रखा है, तो 1 करोड़ का कभी लॉस होता है ना, तो ये 1 करोड़ पे नहीं करेंगे। ये कितना पे करेंगे, इनका रेशो बना दो, इनका रेशो क्या बना, 1:1:1। तो यानी 1 करोड़ का कभी लॉस होता है तो तीनों कंपनीज कितना पे करेंगी, 33.33 लाख, 33.33 लाख, 33.33 लाख। यानी कहने का मतलब यह है टोटल करोगे तो 1 करोड़ ऐसे पे करेंगी। हालांकि इन्होंने 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस दे रखा था। तो कहने का मतलब यह है कि इस आदमी को कभी भी प्रॉफिट की पोजीशन पर नहीं लाने देंगे। अगर एक से ज्यादा कंपनी से इसने इंश्योरेंस ले रखा है तो क्या करेंगे, रेशियो के अंदर लॉसेस को डिवाइड कर लेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट नहीं दी जाएगी। तो अपन इसको रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज, यानी अगर किसी इंसान के पास एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं, एक ही टॉपिक पे यानी एक ही प्रॉपर्टी पे एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं, देन इंश्योरर शेयर द क्लेम इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर सम अश्योर्ड। तो यानी ये जो 1 करोड़ का लॉस है ये अपने रेशियो के अंदर शेयर कर लेंगे। दिस इंश्योर्स दैट इंश्योर्ड डज नॉट कवर मोर देन द एक्चुअल लॉस। इससे क्या होता है, जिस भी बंदे ने इंश्योरेंस ले रखा है एटलीस्ट वो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा ना हजम कर जाए, प्रॉफिट की पोजीशन में उसको किसी भी हालत में नहीं आने देंगे। अगला है पॉइंट बच्चों, पॉइंट नंबर 7 जो कि है मिटिगेशन। मिटिगेशन के अंदर यह बोला गया है कि अगर मान लो इस बंदे ने अपनी कार के ऊपर एक पॉलिसी ले रखी थी, किससे ली, मान लो कोई सी एक कंपनी से इसने पॉलिसी ले ली, तो कल को अगर इस गाड़ी के अंदर आग लगेगी ना तो ये बंदा हर हालत के अंदर अपनी गाड़ी को बचाने की कोशिश करेगा। ये बंदा कभी ये नहीं सोचेगा कि कोई बात नहीं, गाड़ी जलती है तो जलती रहे, मेरे को तो पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप यही मानोगे कि ये आप ही की गाड़ी है तो आप उसको बचाने की हर संभव कोशिश करोगे। तो ये पॉइंट बोला गया है, द इंश्योर्ड मस्ट टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। ये इस गाड़ी को मिनिमाइज द लॉस यानी बचाने की कोशिश करेगा ताकि लॉस कम से कम हो। आगे बोल रहा है द केयरलेसनेस और डेलिब्रेट नेग्लिजेंस कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। अगर ये जानबूझ के गाड़ी को बचाने की कोशिश नहीं करता तो ऐसे केस में एक कंपनी के पास ये हक है कि इसको 1 भी रुपए की पेमेंट ना करे। तो बच्चों आई थिंक तुम्हें सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस समझ आ गए होंगे। हमने आज की क्लास में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस करे हैं। अगली क्लास में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और आगे कम्युनिकेशन ऑफ वेयर हाउस के 2 टॉपिक रह गए। बस वो हमारी मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी। तो अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में 1-2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल रिप्लाई यू बैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।